हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके अपने ही चैनल में प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आधुनिक भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उससे संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता 1964 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि भारत में वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में ली। इसलिए उसने एक नया मैकेनिज्म ड्यूअल गवर्नमेंट के रूप में स्टार्ट किया था, जिसमें कि उसने राजनीतिक सत्ता तो प्राप्त की थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय एजेंसी के पास ही था। लेकिन जब 1772 में बंगाल का गवर्नर होकर के वारेन हेस्टिंग्स आया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने यह ड्यूअल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी उसको समाप्त करके उसने बंगाल की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। और इसके बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसद के हस्तक्षेप की बात ब्रिटेन में ये बात जोर पकड़ने लगी। तो चलिए इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, उसने भारत में जो प्रावधान परिवर्तन के लाए वे क्या थे, और होम गवर्नमेंट अर्थात गृह सरकार जो ब्रिटेन में थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के रूप में, उसमें क्या परिवर्तन रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लाया गया। और एक्ट में पूरी तरह जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें क्या कमियां थी उसके ऊपर भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग पर चर्चा आरंभ करते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न वाटर्स में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। और यह अधिकार शुरुआत में 15 वर्षों के लिए था, लेकिन 15 वर्ष खत्म होने के पूर्व ही ये जो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था व्यापार करने का, उसे अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जब 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी उसका परिवर्तन हो गया था, और यह परिवर्तन 1764 में इस पर, और फिर 1764 में एक बार, और फिर 1765 में दोबारा जब इस पर मुहर लगी, तो ब्रिटेन में जो राजनेता उस समय तत्कालीन राजनेता थे उनके भी यह बात होने लगी कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को किसी देश की राजनीतिक सत्ता पर कायम रहना एक जोखिम भरा कदम हो सकता था। और साथ ही साथ यह जो रॉयल चार्टर में जो शर्तें दी गई थी वह अब इनएडिक्वेट हो गई थी, वह भी अब नाकाफी हो गई थी। और जो महत्वपूर्ण जो राजनेता, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति इंग्लैंड में जो इस पर अपना ऑब्जेक्शन दे रहे थे वे थे बेकफोर्ड, बर्रे और जनरल बरीगॉन। ये लोग बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि भारत में जो सैन्य विजय हुई है उसका नियंत्रण इंडिया कंपनी के पास नहीं रहना चाहिए, उसका नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई जोखिम इंग्लैंड अपने ऊपर ले, तो जहाँ की न तो ब्रिटिश संसद न ही ब्रिटिश कैबिनेट का कोई नियंत्रण था। वास्तव में 1768 से ही कंपनी के अफेयर्स के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है हर साल इस पर चर्चा करने लग गई थी। 1767 में 5 अलग अलग एक्ट पारित किए गए थे, जिसमें कि जो कंपनी के जनरल कोर्ट्स हैं उसमें वोट देने के तरीके में परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा एक 31 सदस्यीय जो पार्लियामेंट्री जांच समिति ब्रिटेन में और 13 सदस्यीय गुप्त समिति ने कंपनी के कार्यकलापों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का प्रमाण पाया था। इसी पृष्ठभूमि के में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया था। इस एक्ट ने होम गवर्नमेंट के में कुछ परिवर्तन किए थे, और साथ ही साथ भारत के में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी संरचना में भी परिवर्तन लाए गए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि होम गवर्नमेंट में अर्थात गृह सरकार में रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या परिवर्तन लाया। तो सबसे पहला तो यह था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी वह 24 तय कर दी गई थी, और इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता, और इसमें से 1/4 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होते। इनका चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा प्रति वर्ष किया जाना था।
और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के वे सदस्य ही मत देने का अधिकार रखते थे जिनके स्टॉक का वैल्यू चुनाव होने के 1 वर्ष पूर्व 1000 पाउंड था। और पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के वे सदस्य वोट दे सकते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में जिनका स्टॉक वैल्यू चुनाव होने के 6 महीने के पूर्व 500 पाउंड था। तीसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह कहा गया कि वे सभी पत्रों के प्रति और सुझाव जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजता है उसको वे 14 दिन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साझा करेंगे। उसी प्रकार जो भी पत्र और सुझाव कंपनी के रेवेन्यू के मैनेजमेंट को लेकर के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाता था को भी ट्रेजरी के साथ साझा करना मैंडेटरी कर दिया गया था। और इसी प्रकार से जो सिविल और मिलिट्री एक्टिविटीज को लेकर के अगर कोई एडवाइस कोई सुझाव आते थे तो उसे भी किसी एक राज्य के सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट के सेक्रेटरी को से सबमिट करना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक मैंडेटरी था। गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल बंगाल की जो उसकी काउंसिल थी और गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को यह निर्देशित किया गया था कि वे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे आदेशों का पालन करेंगे और उन्हें हर एक कंपनी से संबंधित हर एक बातों का उन्हें सूचना समय समय पर देते रहेंगे। अब हम लोग बात देखते हैं कि भारत के संदर्भ में रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या प्रावधान किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो पहला था कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम से जाना गया। उस गवर्नर जनरल के पास एक 4 सदस्यीय काउंसिल होनी थी जो कि जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन वे 5 वर्ष के पूर्व भी हटाया जा सकते थे अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश क्राउन के पास कोई शिकायत इस संदर्भ में यदि कर देती तो। इसी प्रकार पहले जो 4 काउंसिलर्स थे उनका नाम इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ही सम्मिलित कर दिया गया था और ये लोग थे जनरल क्लेवरिंग, कर्नल जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सिविल और मिलिट्री बंगाल प्रेसिडेंसी के सिविल और मिलिट्री पावर दिए गए थे और साथ ही साथ उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भू क्षेत्रों के प्रबंध का भी अधिकार दिया गया था। को बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सरकार के प्रबंधन को सुप्रिंटेंड करना और कंट्रोल करने का भी अधिकार दिया गया था और यह अधिकार विशेष रूप से युद्ध और शांति को लेकर के था। आपातकाल के समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास यह अधिकार था कि वह जिस तरह से भी चाहे उसको डील कर सकता था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर इन काउंसिल थे उन्हें अपने सभी पत्र तथा सुझाव की प्रति गवर्नर जनरल इन काउंसिल को देनी थी जो कि राजस्व या कंपनी के हित से संबंधित थे। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया था कि कोई भी नियम और कानून जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार बनाएगी और बनाने वाली होगी उसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया जाएगा। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को यह हिदायत दी गई थी कि वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सभी आदेशों का पालन करेगी और यदि किसी आदेश की अवहेलना की जाती है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा वे निलंबित भी किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की मीटिंग में गवर्नर जनरल को अगर टाई हो जाती थी तो उसके पास कास्टिंग वोट का अधिकार था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह अधिकार दिया गया था, कोई शक्ति दी गई थी कि वह अध्यादेश जारी कर सकता था, नियम कानून बना सकता था, लेकिन ये नियम और कानून और या अध्यादेश जो ब्रिटेन में जो कानून थे के खिलाफ नहीं होने चाहिए थे और ये अध्यादेश या नियम और कानून तभी वैलिड होते जब इनका रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता। कोई भी जो रेगुलेशन है उसको ब्रिटिश क्राउन अस्वीकार कर सकता था यदि कोई व्यक्ति
भारत का या ब्रिटेन का इस संबंध में 2 वर्ष के भीतर अपना रिप्रेजेंटेशन देता। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान किया था, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस के अलावा 3 जजेस थे। जज वे लोग ही जज हो सकते थे जो इंग्लैंड या आयरलैंड में बैरिस्टर थे, 5 वर्ष तक बैरिस्टर का कार्य किए थे, और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर था, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रह रहे थे या फिर कंपनी में कार्य कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक और अपील, ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों ही था, लेकिन वो उसके पास कोई गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं था। हालांकि इसमें देशद्रोह का अगर मामला गवर्नर जनरल इन काउंसिल में बनता था तो उसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेज ऑफ कलकत्ता के जस्टिसेज ऑफ पीस के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में किंग इन काउंसिल के पास की जा सकती थी। कंपनी के उच्च पदस्थ अधिकारियों में करप्शन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य, चीफ जस्टिस पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि वे किसी भी तरह का उपहार या मनी अवार्ड या अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। उसी प्रकार से कोई नागरिक या सैन्य अधिकारी कंपनी का किसी भी तरह का कोई भी उपहार या इनाम भारतीय राजाओं या शक्तियों या मंत्रियों या उनके एजेंटों के द्वारा स्वीकार नहीं करेगा। यह साफ साफ इसका प्रावधान किया गया था। अगर इसका उल्लंघन होता तो जो भी उल्लंघन कर रहे होते उन्हें उसका 2 गुना दंड स्वरूप उनको देना पड़ता, और साथ ही साथ उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता। अब हम बात करेंगे एक्ट में इस तरह की कमियां थी। एक्ट में कई कमियां थी। पहली कमी तो यह थी कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल के गतिविधियों को सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में उसको डिफाइन नहीं किया था, उसको परिभाषित नहीं किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार होता गवर्नर जनरल इन काउंसिल को लेकर के, यह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच कई बार टकराव हुआ। को दूर करने के लिए बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 को फिर पारित करना पड़ा था, जिसने कि कंपनी के अधिकारियों और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर किया गया। और साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कलकत्ता वासियों तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावे दूसरा जो इसमें कमी था वह था सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वेल डिफाइंड लॉ नहीं था जिसको कि वो एडमिनिस्टर करता, जबकि सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भारतीय कानूनों के संदर्भ में अपना निर्णय कर रहे थे। इसकी वजह से जुरिस्डिक्शन का टकराव हुआ और यह पता नहीं था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो इंग्लिश कानून चलेगा या भारतीय कानून अप्लाई होगा। अंत में 1781 के एक्ट में ये साफ साफ कहा गया कि इंग्लैंड का कानून यहाँ लागू नहीं होगा और यहाँ पर भारतीय कानून, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं ही लागू होंगी। उस केस में भी अगर ये धार्मिक मान्यताएं और भारतीय कानून अगर ब्रिटिश लॉ के विरुद्ध हैं तब भी भारतीय कानून ही लागू होगा। गवर्नर जनरल इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के पास काउंसिल के निर्णय के ऊपर कोई ओवर राइडिंग पावर नहीं था और उसे बहुमत के आधार पर ही चीज़ों का निर्णय करना था। जब अगर टाई होता तभी गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था। इससे एडमिनिस्ट्रेशन करने में गवर्नर जनरल को कठिनाई हो रही थी। क्लेवरिंग मॉनसन ऑफ फ्रांसिस को भारतीय शासन के बारे में ज्ञान नहीं था। बॉरवेल को कुछ ज्ञान जरूर था, लेकिन वह हमेशा गवर्नर जनरल के पक्ष में ही खड़ा होता था। और जो इन लोगों का जो बहुमत था क्लेवरिंग मॉनसन ऑफ फ्रांसिस का, वे लोग भी अपने उस नोशन से कार्य कर रहे थे कि वॉरेन हेस्टिंग एक बड़ा ही हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेटर है।
एडमिनिस्ट्रेटर था। सरकार से हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरचना में जो बदलाव किया और साथ ही साथ ये सरकार में जो बदलाव किया वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना थी भारत के इतिहास में। लेकिन कई कमियां थी लेकिन कमियां होने के बाद भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ने यह शुरुआत कर दी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रही थी तो इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर नियंत्रित किया जाता रहेगा। यह तो एक शुरुआत थी। इसके बाद ही एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को सीमित और नियंत्रित करने का प्रयास ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया गया। यह हम आगे देखेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करूँगा एक बार फिर कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।